हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा अपने चैनल पर मैं यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से, और लाइव क्लासेस चलती हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक होता है। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो नीचे लिंक आ रहा है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स भी रख सकते हैं, और जो भी कुछ डिस्कशन है और नोट्स भी आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। और जो ये वीडियोज़ आ रही हैं, ये आपके पास यूट्यूब के लिए हैं, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं, डाउनलोड करके आराम से जब भी आपके पास टाइम है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है मेरे चैनल पर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियोज़ मैं लगातार आपको दे रहा हूँ, एक के बाद एक सारी ही वीडियोज़ आ रही हैं। पूरा डिटेल कंटेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक बता दी या फिर थोड़ा थोड़ा बता दिया, ऐसा नहीं है। पूरा टॉपिक जो भी है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, इसी में काफ़ी डिमांड के बाद, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड के बाद आया था कि सर यूपीटीजीटी प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर के हुए हैं उन्हें भी कराइए। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने ये भी अब वीडियोस अपलोड करनी शुरू की हैं यूपीटीजीटी प्रैक्टिस पेपर की। ठीक है, और इसमें मैं आप सबसे पहले जो लेटेस्ट में भी पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, 125 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, और 125 क्वेश्चन में अगर मैं डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन कराऊंगा जिस तरह से मेरा कंटेंट बनता है, तो आपको पता है टाइम जरूर लगेगा, टाइम लगता है उन चीज़ों में। और क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को केवल ये नहीं है कि आंसर बता दूं, आंसर बता दूंगा तो आप आंसर शीट में से भी देख सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और बन सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से वीडियो पूरी डिटेल में है और थोड़ा टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 की ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक के कंप्लीट करेंगे। 31 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं 31 क्वेश्चन से। इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 31 से आज वीडियो स्टार्ट हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सब चीज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए ही वीडियो हेल्पफुल। चलिए फिर शुरू करते हैं 31st क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से असत्य कथन कौन सा है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये कहते हैं जो बोहर का मॉडल था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा को समझा नहीं पाया था या उन्हें एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, ऐसा अर्थ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। बोहर्स का जो मॉडल था जीमन इफेक्ट को नहीं समझा पाया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाया था। एंड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। जो बोहर्स का मॉडल था इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह बताता था या उनकी तरह व्यवहार करने को दिखाता था। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, सबसे पहली बात है, पहले वाले में नहीं दे रखा है फेल्स टू एक्सप्लेन। तो जब ये फेल्स टू एक्सप्लेन था मल्टी इलेक्ट्रॉन में, बिल्कुल सही बात है, ये तो फेल था। क्योंकि जो बोहर का मॉडल था, बोहर्स मॉडल जो था वो सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए था, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए था। और जनरली आपने देखा भी होगा, मैंने उसमें हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज लिखा हुआ है, और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का मतलब क्या है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का क्या मतलब है? केवल यूनी इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पेसीज हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज हैं वो, जैसे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और लिथियम हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव, या हीलियम पॉजिटिव हो गया, ये सभी कैसी हैं? यूनी इलेक्ट्रॉन वाली हैं। ठीक, हाइड्रोजन पॉजिटिव नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन अकेला है, ठीक है, बाकी सबके साथ लिथियम 2 पॉजिटिव और हीलियम पॉजिटिव है। ये सभी क्या है? यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। तो केवल इन्हीं के स्पेक्ट्रा को बता सकता था, इन्हीं में बता सकता था कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे स्पेक्ट्रम बनते हैं, अलग अलग लाइन बनती है। पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 2 चैप्टर्स में। देखो ध्यान से सुनना, 2 चैप्टर में, एक मैंने फिजिक्स में एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में, ठीक है, और दूसरे में मैंने एक्सप्लेन किया है इसे केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में। और फिजिक्स में ये बहुत मॉडल आता है जनरली उस वाले चैप्टर में जिसमें हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, साथ साथ आप दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो जीमन प्रभाव को नहीं समझा सकता था या समझा पाता है। तो ये बिल्कुल सही बात थी, जीमन इफेक्ट को ये नहीं बता पाया। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड।
तो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी तो वो मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाती थी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हमने कहा जीमन इफेक्ट, और ये से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिल्कुल सही बात है। जब बोहर का एटॉमिक मॉडल मैंने पढ़ाया था तो मैंने उसमें लाइन स्पेसिफाइड की थी कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये नहीं समझा पाया। तो जीमन इफेक्ट पता लगा, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन टूटती है, उसे जीमन इफेक्ट कहते हैं, और बोहर का मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगली बात आती है स्टार्क इफेक्ट की। तो स्टार्क इफेक्ट आपको पता होगा, टोनी स्टार्क का नाम सुना होगा आपने आयरन मैन में, ठीक है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग है, ये भी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, लेकिन ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्प्लिटिंग जो थी स्पेक्ट्रल लाइन की, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये भी ट्रू हो जाता है, इनकरेक्ट नहीं है, सही स्टेटमेंट है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल एज ए वेव, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बोहर्स का मॉडल इलेक्ट्रॉन को जस्ट एज ए पार्टिकल, जस्ट एज ए कण, इलेक्ट्रॉन को केवल कण की तरह व्यवहार करते हुए दिखाता है, वेव की तरह व्यवहार करते हुए नहीं दिखाता बोहर का परमाणु मॉडल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी। आंसर क्या हो जाता है इसका, डी आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमें ये बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज +5 इन HClO एंड +1 इन HClO3। इन्होंने कहा कि HClO में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था +5 और HClO में +1 है, ये हमें देखना है। देखिए HClO और HClO3 के यहाँ पे केवल 2 ही कंपाउंड दिए हुए हैं सब में, तो इन दोनों में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सेंट्रल एटम की। तो इन दोनों में जो सेंट्रल एटम है, दोनों में जो सेंट्रल एटम है वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों में सेंट्रल एटम जो है वो क्लोरीन है, Cl है, क्लोरीन है, ठीक। अब क्लोरीन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो पहले वाले में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो निकाल लेते हैं 1+, हाइड्रोजन के लिए 1 आया, ठीक है, और क्लोरीन के लिए x आया, और ऑक्सीजन केवल 1 है तो -2 इज इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो सामने हो जाता है 0, ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो सामने आ जाता है, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 - 1 दैट इज +1, ठीक है। तो HClO में अगर आप देखें तो HClO में जो सेंट्रल एटम की स्टेट आई है वो +1 आई है, और अगर मैं HClO3 में निकालूं तो ये हो जाएगा 1 + x + 3 × -2 इज इक्वल 0। 3 क्यों, क्योंकि ऑप्शन 3 है, तो 3 और 1 ऑप्शन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 हो गया इंटू में। तो x बराबर क्या होगा, 6 - 1 दैट इज x बराबर +5 हो गया। तो भाई HClO3 में कितनी आ रही है, +5, जबकि इन्होंने पहले स्टेटमेंट में दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज +5 इन HClO, ये गलत है, +5 नहीं होती जी, +1 होती है इस वाले में, और HClO3 में जो +1 बताइए वो +5 होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, हमें चूज करना है करेक्ट, तो पहला तो होता नहीं। दूसरा देखते हैं, द क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO3 एंड देन इन HClO, कि जो क्लोरीन एटम है वो HClO3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है HClO के मुकाबले। तो देखिए मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बताता हूँ। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें नेगेटिव एटम्स के लिए तो वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। तो ये पहले स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि HClO3 में क्लोरीन परमाणु HClO से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, HClO3 वाले की कितनी है, +5 है, तो वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। अब HClO में अगर बात करें तो HClO में क्लोरीन परमाणु HClO से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि नहीं हो सकता। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, वही ज़्यादा एसिडिक भी होता है। और क्लोरीन परमाणु में दोनों HClO और HClO3 में बराबर की विद्युत ऋणात्मकता, ये तो गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर नहीं है तो विद्युत ऋणात्मकता बराबर कैसे हो सकती है। तो इसमें से अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट वो आता है बी, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। तो यहाँ से हमारे लिए कंसेप्ट क्या मेन मिला, हमें एक तो कंसेप्ट मिला कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आ रही है, ठीक है, वो जरूर आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको सेंट्रल एटम भी पता होना चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कौन सा चैप्टर टच किया है, ये हेलोजन एसिड वाला चैप्टर, यानी हेलोजन जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, उसको टच करके आया सिलेबस, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन बन के आया है। तीसरी चीज हमें एक कंसेप्ट पता लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चीज़ों को अपने पास लिख लीजिएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की तैयारी करनी है, सिंपल सा, जो भी हमारे ग्रुप वगैरह हैं उनकी ग्रुप उन्हीं के कंपाउंड्स की, ठीक, ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, ये हमें देखना है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर नॉन मेटल्स के लिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाए और पूछने के लिए आ जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, जिसकी ज़्यादा हुई वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा। बस इतना सा यहाँ से कंसेप्ट हमने उठाया और देख लिया आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन। अमॉन्ग द हैलाइड्स ऑफ सिल्वर द वन विद द लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज, ये कह रहे हैं इन सिल्वर के हैलाइडों में किसकी जल में घुलनशीलता जो है वो सबसे कम है।
तो देखो जल में घुलनशीलता की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ छोटा सा। कंसेप्ट ये है कि सोल्युबिलिटी जो होती है, आप ही समझ लीजिए, वो डिपेंड करेगी कैटायन और एनायन के साइज पे। ठीक है, कैटायंस और एनायंस के साइज डिफरेंस पे, कैटायन एंड एनायन के साइज डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। अगर साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है, अगर साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर साइज डिफरेंस होता है कम तो सोल्युबिलिटी भी कम होती है। ठीक, इतना सा याद रखिएगा। तो अगर मैं देखूं AgF में तो साइज डिफरेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसकी सोल्युबिलिटी तो ज़्यादा होगी। ठीक, इस वाले की बात करूं AgCl साइज ठीक ठाक है, तो इनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जो सोल्युबिलिटी होगी किसकी होगी, AgI की होगी, क्योंकि इसमें Ag सिल्वर और जो आयोडीन है उसका जो साइज है कैटायन और एनायन का, उनके साइज डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जब साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, तो वो जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी वो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ठीक है, वो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाते मतलब टूटते ही नहीं है। ठीक है, अच्छे से नहीं टूट पाते तो वो जल्दी से बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए ये सबसे कम घुलनशील है। तो अगर इन चारों में अगर हम ऑर्डर लगाएं तो AgF सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा, उसके बाद AgCl, फिर AgBr, और अगर सबसे कम बात करें तो AgI जो होगा वो लोएस्ट सोल्यूबल होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड थ्रू द फ्रॉनहोफर लाइन इन द सोलर रेडिएशन। सूर्य विकिरण की फ्रॉनहोफर रेखाओं से की सहायता से किस तत्व का पता लगा। ये कह रहे हैं जो सूर्य विकिरण होती है उसकी फ्रॉनहोफर रेखाओं से किस तत्व का पता लगा, तो इससे पता लगा था हीलियम का। देखिए सोलर की बात करें तो सोलर पे जनरली जो मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो सोलर रेडिएशन की अगर बात करें तो उससे जो फ्रॉनहोफर जो लाइन्स थी, ठीक है, उससे किसका पता लगा था, हीलियम का पता लगा था। देखते हैं 35 क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। निम्न को बंधक कोण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें ये देखना है कि इन सब कंपाउंड में इन्हें बॉन्ड एंगल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटता मतलब कि सबसे बड़ा और उसके बाद उससे छोटे वाले को ऑर्डर को अरेंज करना है, सबसे छोटे वाले को। ठीक, तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइज का। ठीक है, एटम के साइज का रेसिप्रोकल होता है, जितना बड़ा साइज बॉन्ड एंगल उतना कम, जितना छोटा साइज बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। ठीक, तो अगर मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की बात करूं तो इसमें जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है कहाँ, ऑक्सीजन से टेलुरियम। इसलिए जो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा वो क्या होगा, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन वाले में बॉन्ड एंगल जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, टेलुरियम वाले में अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो सबसे कम होगा। ठीक, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा BH2O, H2S, H2SE एंड H2TE। तो ये हो जाएगा। तो एक और बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग भी घटता है। ठीक है, तो नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एंगल भी घटेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। ये कह रहे हैं दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रख दिए गए, मान लो एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, दो प्लेन मिरर रख दिए गए हैं। अब इनके बीच में एक वस्तु रख दी, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था लाइट वाले चैप्टर में, आप देख सकते हैं लाइट वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, सिंपल सा फॉर्मूला है। या थीटा क्या है, थीटा है मिरर के बीच का एंगल, तो यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1 इज इक्वल 5। तो 5 इमेजेस इसमें बनेंगी, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स लॉ the energy density of the radiation in thermal equilibrium with the matter at temperature T is given by U nu T is equal 8 pi h upon C cube into Vn e to the power h nu upon kT minus 1 where as n is an integer equal to। देखो ये अगर मैं कहूँ तो ये एक फॉर्मूला है जिसको इन्होंने डायरेक्टली दे दिया, एक डेरिवेशन है या एक इक्वेशन है जिसको इन्होंने डायरेक्टली दे दिया। अब उसमें ये n की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो इस फॉर्मूले में जो n की वैल्यू आती है वो इसी फॉर्मूले के कंप्लीट करने से आती है, वो आती है 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब इंटू वी की पावर 3 होता है। ये क्या होता है, ये वी की पावर 3 होता है, वी की पावर 3 अपॉन ई की पावर एच वी अपॉन के टी माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो एन की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसमें एन की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3, डी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल इज। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखिए देखो एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पी वाले में कितने आ सकते हैं, पी वाले में
अगर हम बात करें तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब है एक सिंगल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये 2, 6, 10, 14, ये कुछ नहीं है। अगर ऑर्बिटल्स की बात हो तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट बात करते हैं 39 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स CO2 पॉजिटिव एंड CO, Fe2 पॉजिटिव टू Fe आर माइनस 0.28 वोल्ट एंड माइनस 0.44 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द EMF ऑफ द सेल फॉर विच द सेल रिएक्शन इज विल बी। तो इन्होंने कहा कि 2 इलेक्ट्रोडों CO2 पॉजिटिव टू CO एंड Fe2 पॉजिटिव टू Fe के मानक अपचयन विभव कितने हैं? माइनस 0.28 वोल्ट एंड माइनस 0.44 वोल्ट। तो इसमें जो सेल अभिक्रिया है उसका विद्युत वाहक बल बताना है। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो इसमें ना स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल इन्होंने लिख दिए। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल मतलब SRP दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है CO2 पॉजिटिव टू CO का कितना है? माइनस 0.28 वोल्ट। और दूसरा दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव टू Fe का, ये कितना है? माइनस 0.44 वोल्ट। दोनों के ना इन्होंने SRP दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक, अब हमें क्या बताना है? EMF बताना है। सेल रिएक्शन क्या है? CO प्लस Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल CO2 पॉजिटिव प्लस Fe, ये सेल रिएक्शन है। CO2 पॉजिटिव प्लस Fe, ये सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस सेल रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो अगर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। ठीक है, दोनों साइड से 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया है वही लग जाएगा। और इसमें नर्स इक्वेशन नहीं लगेगी क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। नर्स इक्वेशन यूज होती है किसमें? जब कॉन्सेंट्रेशन दिया हो। अगर नहीं दिया है तो आपको यूज करनी ही नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है तो आपको यूज ही नहीं करनी। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा EMF वाला। तो EMF ऑफ द सेल क्या होता है? EMF होता है E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। ये फॉर्मूला होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन वाले का होता है। अब मैं अगर देखूं तो इसमें पहले तो दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक, और दूसरी बात अगर मैं देखूं तो अगर मैं ऑक्सीडेशन किसको बनाऊं तो किसको बनाऊं ये पता लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो CO है वो CO से लेके CO2 पॉजिटिव बना रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वो SRP का अपोजिट होता है। तो यहाँ हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे जो होता है 0.28 वोल्ट। उसका क्या होता है? SRP का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर लो, SRP इज इक्वल माइनस SOP। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और SOP इज इक्वल माइनस SRP, ये होता है। तो इतना हमें पता लग गया। अब देखो, एक का तो हमने SOP लिया, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल ही रखो। तो ये कितना आ गया? 0.28 प्लस माइनस 0.44 वोल्ट। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 0.16 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ रहा है इसका, और यही आंसर हम इसमें लगा करके आने वाले हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ रहा है? 0.16, दैट इज ए इज द आंसर। आंसर इज ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो SRP होता है वो नेगेटिव SOP के होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP रखिए, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP रखिए। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर दिए हुए हैं, और अगर वैसे दिए हुए हैं वैसा आपको निकालना पड़ जाए कॉन्सेंट्रेशन से तो आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच हैज़ द मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इनमें से कौन सा अधिकतम चक्रण बहुला रखता है? देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो ये अलग कंसेप्ट है। स्पिन अलग होता है, स्पिन जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो अलग होती है। ठीक है, चक्रण बहुलता जो होती है वो अलग चीज़ है, और स्पिन अलग चीज़ है। स्पिन तो आपको पता है प्लस माइनस हाफ होता है, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2s+1। तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2s+1। और s क्या है? वही s है जो हमारी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो अब देखो P1 की अगर मैं बात करूं, मैं इन सबके लिए बना देता हूं। तो P1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल में से P1 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी s की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ, ऑलरेडी प्लस हाफ होगी ओनली। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो 2s+1 की वैल्यू क्या आएगी? 2s+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू हाफ प्लस 1, दैट इज 1+1, दैट इज 2। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो आई है 2। अगर बात करूं P2 की, तो P2 का मतलब क्या हुआ कि 3 ऑर्बिटल में से दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तब s की वैल्यू क्या होगी बताओ? तब s की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी भाई, प्लस हाफ इसकी प्लस हाफ इसकी 1 हो गई। ठीक है, इसकी भी प्लस हाफ,
और इसकी भी प्लस हाफ, तो स्पिन कितना हो गया 1 हो गया। अब 2s+1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 × 1 + 1 दैट इज 3 होगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हम निकाल रहे हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये हम निकाल रहे हैं स्पिन, ये हम देख रहे हैं ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब देखते हैं P3 की बात करते हैं। तो P3 में क्या है, P3 में क्या होता है, P3 में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को जोड़ दो हाफ हाफ को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 2 × 3/2 + 1 अगर आप करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, और P4 का और देख लेते हैं। अब देखिए P4 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में पहले वाले में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में 2 हैं। अब जो ये दोनों है, क्योंकि इसमें सेम साइड भी अपोजिट साइड भी, तो इसकी जो स्पिन होता है वो 0 होता है। अब केवल प्लस हाफ इसका रह गया और प्लस हाफ इसका रह गया, दैट इज s = 1 रह गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, वो 3 आएगी। ठीक, तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 के फॉर्मूले से कितनी आई है 4 आई है, और वो आई है P3 की। तो P3 की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो इसमें नहीं, मैं आपको बता दूं ये डी ब्लॉक के लिए भी आ सकती है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं खैर, तो डी ब्लॉक के लिए भी आ सकती है। ओके, और पी का मैंने बता दिया, डी ब्लॉक के लिए भी आ सकती है और एफ के लिए भी आ सकती है। तो फॉर्मूला लगता है 2s+1। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया, और मैंने ये बता दिया कि डी और एफ में भी पूछ सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 41 पर। Among the chemical reaction given below, identify the double decomposition reaction। इनमें से कौन सी रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फ्रेंड्स, ये आया है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन से आया। देखो 10th क्लास का सिलेबस दे दिया इन्होंने, क्लास 10th के सिलेबस से है ये क्वेश्चन, और इसकी वीडियो मेरे पास चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन डालेंगे तो भी आपकी वही वीडियो मिलेगी, या फिर अगर आप डालेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 तब भी आपको ये वीडियो मिल जाए। इसमें पता लग जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन होती है, उसमें से डबल डिकम्पोजिशन कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, वो सब पता लग जाएगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली रिएक्शन 6CO2 + 6H2O = 6C6H12O6 + 6O2। ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है बताइए। ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। दूसरी रिएक्शन है Fe + 3O2। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन है, ये रस्ट की इक्वेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है लेकिन इतनी इक्वेशन रस्टिंग ऑफ आयरन की है। इसके बाद है डिकम्पोजिशन, H2CO3 जो कि एक कार्बोनिक एसिड है और इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, H2CO3 टूट रहा है। हाँ, इससे पहले वाली में कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो जुड़ रही है। ठीक, और अगर फोर्थ की बात करूँ CuSO4 + FeSO4 + Cu, ये जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं, और सॉल्ट चेंज हो रहा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो पहली रिएक्शन जो है वो एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंस एक साथ डिकम्पोज हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाली 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2 कैसे हो रही है डिकम्पोज। देखो पहली वाली में तो बात यह है CO2 से तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, दूसरे वाले में हम देखें तो ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन निकल रही है, तो इसलिए इसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। If a force F, velocity v and the time t are taken as fundamental dimension instead of mass, length and time, what will be the dimension of linear momentum। ये कहते हैं अगर हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल डायमेंशन ले लें, मास, लेंथ और टाइम की जगह, तो p की डायमेंशन क्या आएगी। तो भाई p क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमें मास को भी और वेलोसिटी को भी किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा बताओ। ये हमें किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये हमें रखना पड़ेगा फोर्स की फॉर्म में। ठीक है, फोर्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं m बराबर क्या होता है, F/A होता है, F/A। ठीक है, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि F = m में होता है। अब m की जगह में क्या रख सकता हूँ, F/A भी रख सकता हूँ, लेकिन a भी मुझको नहीं दिया, इन्होंने कहा v और t की फॉर्म में ही रखना है। तो v और t की फॉर्म में रखने के लिए मैं रख देता हूँ a को। a क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मैंने रख दिया, तो t चला गया ऊपर, तो m बराबर क्या आ गया, Ft/v आ गया। अब m की जगह तो मैं रखूंगा Ft/v, और v इसमें है ही, तो p बराबर हो गया Ft/v × v, और v से v हो गया कैंसिल, तो ये सिर्फ रहेगी f और t, और क्योंकि इनकी पावर 1 है तो हमारे पास आंसर आ जाता है b, f और t। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। व्हाट विल द मास ऑफ 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा। देखिए 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार पूछा है।
ठीक है, ग्राम एटम्स का भार पूछा है। अब 3.2 ग्राम एटम्स का मतलब होता है 3.2 मोल्स। ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटम्स और ग्राम मोल एक ही बात है। तो हमें पता है 1 मोल का कितना होता है, 1 मोल का कितना होता है बताओ, कितना होता है 1 मोल का? ये कितना मास देते हैं? ये मास देते हैं 32, क्योंकि ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 ग्राम होता है 1 मोल का, ठीक। तो 32 ग्राम हो गया। 3.2 मोल्स का कितना हो गया? 3.2 मल्टीप्लाई 32, दैट इज 102.4 ग्राम आ जाएगा यहाँ से। आंसर आ गया बी 102.4 ग्राम। इसका आंसर आ गया बी 102.4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल 3t। ये यानी एक पार्टिकल है जो 30 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है और उसकी स्पीड है v इज इक्वल 3t, वेयर t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड। जहाँ t की जो है यूनिट वो सेकेंड है और v की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इट्स रेडियल एक्सेलरेशन t इज इक्वल 5 सेकेंड विल बी। ये कहना है इसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा जब t बराबर 5 सेकेंड हो जाए। तो इन्होंने कहा एक कण 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है, इसकी रेखीय चाल v इज इक्वल 3t द्वारा दी जाती है। जहाँ t जो है वो सेकंड में है और v मीटर पर सेकंड में है, तब हमें t बराबर 5 सेकंड पर इसका त्रिज्यीय त्वरण ज्ञात करना है। ओके, अर्धव्यासीय त्वरण ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकालते हैं? आप देखिए, समझिएगा इसे कि इन्होंने क्या दिया है और क्या हमें पूछा है। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? इन्होंने हमें एक तो रेडियस दी है, और जो इसमें रेडियस दी है, त्रिज्या जो दी है वो 30 सेंटीमीटर दी है। अब 30 सेंटीमीटर दिया, जबकि इन्होंने जो हमें टी दिया हुआ है वो तो हमें दिया हुआ है सेकंड में, मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और जो हमें वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है 3t और वो दी है मीटर पर सेकंड में, लेकिन जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसको भी सबसे पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में मोस्टली जो मिस्टेक हो जाती है कई बार, वो इसीलिए हो जाती है कि हम यूनिट को चेंज नहीं करते, यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते। जब हमारा आंसर निकल जाता है और हम देखते हैं ना कि ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है, तब हम सोचते हैं कि वो गलत हो गया, लेकिन उससे पहले हम ध्यान नहीं देते। तो जनरली जो यूनिट्स हैं अगर दी हुई हैं, या कोई एक क्वांटिटी तो किसी और यूनिट में दी हुई है और दूसरी क्वांटिटी किसी और यूनिट में दी है, तो कोशिश ये करनी कि सबसे पहले उनको सेम यूनिट में ले आएँ, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एक बात तो ये जो दिया हुआ है वो सब लिख लिया। अब देखिए इन्होंने रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है t इज इक्वल 5 सेकंड पे, तो सबसे पहले हम रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उससे। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं AR से, AR से, और इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। क्या फॉर्मूला होता है? v स्क्वायर अपॉन r। और v कितना है? v हमें दिया हुआ है 3t, तो ये हो गया 3t अपॉन r। रेडियस कितनी है? रेडियस है 0.3, क्योंकि हम मीटर में रख रहे हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही वेलोसिटी दी हुई है। तो ये हमारा जो होगा यहाँ से हो जाएगा 9t स्क्वायर अपॉन 0.3, 9t स्क्वायर अपॉन 0.3। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30t स्क्वायर। तो ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आया AR बराबर 30t स्क्वायर। अब t यहाँ पे जितना भी देंगे, जितने भी सेकंड बाद पूछेंगे वो हम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा है रेडियल एक्सेलरेशन 5 सेकंड बाद बताइए कि 5t इज इक्वल 5 सेकंड पे कितना होगा। तो हम ये कहते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल 5 विल बी कितना होगा? भाई t की वैल्यू 5 रख दो, तो AR विल बी 30 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 30 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया वहाँ से क्या आया? ए आंसर आया। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला जिसका फॉर्मूला होता है AR इक्वल v स्क्वायर अपॉन r, और v है वेलोसिटी। अब ये तो देखिए इन्होंने डायरेक्टली कोई यूनिट नहीं दी, मतलब उस तरीके से निकलवाया। आपको हो सकता है डिजिट दे दिया जाए, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाए, तब आप निकाल सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये टॉपिक कौन सा है? देखिए टॉपिक है सर्कुलर मोशन का टॉपिक है ये है सर्कुलर मोशन का टॉपिक, सर्कुलेटरी मोशन आप इसे कह सकते हो। तो सर्कुलेटरी मोशन का टॉपिक है, ठीक है। उसी में है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियस वेलोसिटी, ये सब उसी में है, तो आप उसमें से टॉपिक कीजिएगा। तो अब देखते हैं 45 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट शो इट इज एज अ ट्रांसवर्स वेव। ये कह रहे हैं प्रकाश का कौन सा गुण बताता है कि यह अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें से हमें बताना है कि प्रकाश का कौन सा ऐसा गुण है जो बताता है कि जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, तो इन्होंने 4 ऑप्शन हमें दिए, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण। देखिए रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पीड ऑफ लाइट को बताता है, स्पीड ऑफ लाइट के चेंजेस को बताता है कि जब लाइट की जो स्पीड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो डिफ्रैक्शन तो वो बताता है। तो यहाँ ट्रांसफर वेव का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ये बताते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। ये बताते क्या है? वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, लेकिन ये वेव को ना प्रॉपर्टीज़ तो बताते हैं वेव लाइक, लेकिन ये नहीं बताते वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, या कोई और सी है, ये नहीं बताते। लेकिन जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण की जो घटना है, ये बताती है कि जो वेव है
जो लाइट है, जो वेव है वो है कौन सी, ट्रांसफर वेव, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्योंकि ध्रुवीकरण से पहले अगर हम देखें तो जो लाइट है वो हर एक जो उसके पार्टिकल्स है वो हर एक साइड क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पोलराइजेशन की घटना हो जाती है, निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद जो लाइट होती है पोलराइज लाइट, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेशन करते हैं। तो इसलिए पोलराइजेशन से हमें पता लगता है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। इतनी बात पता लगी। और एक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो अभी मैंने वीडियो बताई थी, जो मैंने वीडियो अपलोड की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें पता लगता है पार्टिकल्स प्रॉपर्टी, कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी होती है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी पता लग गया कि वो पार्टिकल्स प्रॉपर्टी की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं 46 क्वेश्चन। द टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस इज द, ये कहना है वो टेम्परेचर स्केल जो किसी भी सबस्टेंस के, पदार्थ के किसी भी गुण पर निर्भर नहीं करता, वो तापमान पैमाना जो पदार्थ के किसी भी गुण पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें से कौन सा है, वो है केल्विन। देखिए केल्विन जो है पदार्थ के किसी भी गुण पर निर्भर नहीं करता, और इसको हमने ना मतलब ये भी नहीं माना कि इस पदार्थ का इतना डिग्री होगा तो सेल्सियस में इतना हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर है वो ये बताता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर यानी जो लिक्विड स्टेट है उसकी वो गैस स्टेट में बदल जाएगी। तो एक तरह से जो डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, वो तो डिपेंड कर रहा है वाटर पे, ठीक है। इसी तरह जो र्यूमर स्केल है, ये र्यूमर तो आपने पहली बार पढ़ा होगा, र्यूमर स्केल ये है, ये भी डिपेंड करता है वाटर पे। ये कहता है कि जो 0 डिग्री र्यूमर है, 0 डिग्री र्यूमर है वो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, ये 0 डिग्री पे। और 80 डिग्री जो र्यूमर है, 80 डिग्री अगर र्यूमर स्केल पे 80 डिग्री का टेम्परेचर वो दिखा रहा है, तो ये कहता है कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। वो क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट भी स्केल डिपेंड करता है किस पे, सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, ये पे वाटर पे डिपेंड करता है, ये पे वाटर के डिग्री सेल्सियस को बताता है। लेकिन जो केल्विन स्केल है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी पदार्थ के गुण पे किसी पे निर्भर नहीं करता। अगर हम केल्विन पैमाने की बात करें तो हमें पता है जो केल्विन स्केल होता है उसमें 0 डिग्री होता है, ठीक है। जो 0 केल्विन होता है, मतलब सॉरी डिग्री नहीं होता है, इसमें केल्विन होता है। जो 0 केल्विन होता है वो कितना होता है, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम तापमान। तो ये किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता, ये कहता है कि इतना मिनिमम हो सकता है। तो केल्विन स्केल किसी भी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता, ना फ्रीजिंग पॉइंट पे ना बॉइलिंग पॉइंट पे। तो 47वां क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शॉन एन EMF E इज बैलेंस्ड एट C 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड B ऑफ द वायर AB विच इज द लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ये कहते हैं एक AB वायर है, एक AB वायर है जिसमें जो सर्किट बैलेंस्ड है वो C पर है। ये जो C है वो B से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और A से कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। तो इस पूरी वायर का AB जो वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB जो ने दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB जो टोटल रेजिस्टेंस का वायर दिया हुआ है, जो मतलब वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये कहना है A से C के बीच EMF बताना है, EMF बताना है, मतलब V बताना है, और V का फॉर्मूला होता है I इंटू R, ठीक, ये बताना है। अब इन्होंने एक और कहा है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें 200 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके बीच जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट का है। तो इतनी चीज़ से हमें A से C के बीच का EMF बताना है। E में हमें EMF निकालना है मिली वोल्ट में, ठीक। तो कैसे कर सकते हैं, देखो A से C के बीच बताना है तो आपको ये पता होना चाहिए एक तो वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, पहली बात तो ये, जितना रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, और फिर हमें ये पता लगाना है कि इसमें करंट कितना है। जब हमें ये दोनों चीज़ मिल जाएगी तो हम आराम से इसमें EMF, E के अंदर जो EMF है या वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो A और C है इसके बीच रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस इन वायर AC कितना होगा, देखिए AB का जो है वो 4 ओम है, और AB की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता है कि AC में कितना होगा, AC में हो जाएगा 4/100, और 4/100 में से जो AC की लेंथ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो ये होगा 4/100 इंटू 60, क्योंकि 100 सेंटीमीटर भी कितना है, 4 ओम, तो 60 सेंटीमीटर भी कितना होगा, 4/100 गुना 60। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जो कि आएगा 2.4 ओम। तो 2.4 ओम का इसके बीच रेजिस्टेंस आ गया 2.4 ओम। अब रेजिस्टेंस आ गया, अब बात करते हैं कि आई भी चाहिए भाई, EMF निकालने के लिए हमें आई भी चाहिए। आर तो मिल गया, 2.4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। अब चाहिए आई, तो आई निकालने के लिए हम इस वाले रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे, और आई जो होता है, आई का फॉर्मूला होता है V/R।
V अपॉन R। अब V कितना है इसमें 1 वोल्ट, R कितना है 200, तो यहाँ से V कितना आ गया, I कितना आ गया, I आ गया, यहाँ से I कितना आ गया, I आ गया 5 × 10⁻³ एम्पियर, 5 × 10⁻³ एम्पियर आ गया, ये हमारा I आ गया। अब हमें I भी मिल गया और हमें AC के बीच जो रेजिस्टेंस है वो भी मिल गया AC वायर में। तो अब हम EMF निकाल सकते हैं किस में, E में। तो EMF इन E विल बी इक्वल टू V इज इक्वल I × R। देन I कितना है 5 × 10⁻³ और R कितना है, R है हमारा 2.4 ओम। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻³ भाई 5 को 2.4 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻³। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 मिली वोल्ट। तो मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास आ गया 12 मिली वोल्ट। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ए, आंसर हुआ ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ द रेस। निम्नलिखित को किरणों की भेदन क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अल्फा बीटा गामा नोट्स भी भेज चुका हूँ ग्रुप पर, और वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमारी वीडियोस आई थी नाभिक के भौतिकी वाली उसमें है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स वाली में है, अल्फा बीटा गामास तीनों रेस के बारे में डिटेल में मैंने बताया था। उसमें सारी चीज़ बताई थी, पेनेट्रेटिंग पावर, आयनाइजेशन पावर, मास, वेलोसिटी, पार्टिकल, सब कुछ उसमें बता रखा है। तो उसमें से देखिए क्वेश्चन बनता है। जब मैं इतना कंटेंट देता हूँ ना तो क्वेश्चन बनते हैं। और आप ये देख रहे होंगे जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं वो ये देख रहे होंगे कि इन 50 क्वेश्चन में से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो अब तक जितने नोट्स हुए हैं ना आधे उनमें भी आ चुके हैं, उनमें भी आ चुके हैं। नोट्स में मैं करा चुका हूँ, डायरेक्ट ही करा चुका हूँ बल्कि। तो इस तरह की चीज़ें या फिर कंसेप्ट पूरा हो चुका है। तो इसलिए कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कहता हूँ चल रहा है। कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, कोई भी ऊपर से नहीं बताया, डिटेल में बता रहा हूँ, इसी तरह से पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो पेनेट्रेटिंग पावर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पेनेट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होता है अल्फा का सबसे कम होता है, बीटा का उससे ज़्यादा और गामा का सबसे ज़्यादा। ये वाला पेनेट्रेटिंग पावर का ऑर्डर होता है। आंसर ढूंढ लीजिए। आंसर में देखता हूँ तो इन्होंने रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, तो गामा का हो जाएगा, फिर बीटा का और फिर अल्फा, ये वाला हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पेनेट्रेटिंग पावर होता है टू पेनेट्रेट समथिंग, ओके, किसी चीज़ के पार से निकल जाना, किसी चीज़ को भेद के निकल जाना। जैसे हम अगर बात करें जो अल्फा रेज होती हैं उनकी जो भेदन क्षमता होती है, पेनेट्रेटिंग पावर होती है, वो सबसे कम होती है। वो एक पतली सी एल्युमिनियम पेपर को ही पार निकल पाती। फिर बीटा रेस की उससे ज़्यादा होती है और गामा रेस की सबसे ज़्यादा होती है। तो गामा रेस की जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं 49th क्वेश्चन। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड्स, अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डिके। ये कहना है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 10 सेकेंड है। हाफ लाइफ कितनी है, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में अपनी जो अमाउंट है उसका आधा रह जाता है। ये कह रहे हैं अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डिके। इस तत्व का एक नाभिक न्यूक्लियस कितनी क्षण में, कितनी देर में क्षय होगा, कितनी देर में वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिके हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक कंसेप्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल आपको लग रहा होगा न्यूमेरिकल नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए जब तक आपको ये ना बताया जाए कि वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं, उन्होंने पूछा कि सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डिके, कितनी देर में होगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइफ दे रखी है, तो एक सिंगल न्यूक्लियस को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। सो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्योंकि जो ये रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर ये स्टार्ट हो जाए तो हो जाए। रेडियो एक्टिव डिके क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः होने वाला प्रोसेस है। अगर ये स्टार्ट हो जाए तब तो आप कुछ बता सकते हो, लेकिन आप पहले से नहीं बता सकते ये एक सिंगल न्यूक्लियस डिके होगा तो कितने टाइम में होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। सो इसमें जब भी कोई माउस नहीं दे रखी है रेडियो एक्टिव वाले में, हाफ लाइफ वाले में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट अगर ऑप्शन तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एम्पलीट्यूड a एंड द टाइम पीरियड t। ये कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में है जिसका एम्पलीट्यूड a है और टाइम पीरियड t। यानी एक पार्टिकल है, एक पॉइंट से लटका हुआ है और ये एम्पलीट्यूड और इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब एक वेव पूरा करने में जो टाइम लगता है वो लगता है t, टाइम पीरियड t है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक हैज elapsed आफ्टर एनर्जी व्हेन टाइम t/8 इज इट क्रॉस्ड इट मीन पोजिशन। ये कह रहे हैं कि मध्य बिंदु को पार करने के समय काल t/8 बाद उसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है पार्टिकल्स के, वो एक इक्वेशन के रूप में होता है, वो होता है a sin ओमेगा t। यहाँ a एम्पलीट्यूड है और t टाइम पीरियड है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है ½ kx²
और इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए, टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, दो चीज़ हमें दी हुई है, दो चीज़ हमें दी हुई है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो हमें ये पता लग गया। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/t इंटू t/8, क्योंकि उसने t/8 टाइम पीरियड बाद पूछी है तो हमने सीधे सीधे रख दिया t/8 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो t/8 के डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a साइन t/8 के लिए हो जाएगा 2π/8 दैट इज π/4 रह जाएगा। तो x बराबर हो गया a साइन 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, a/√2, ये आ जाएगा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज a/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4, या फिर 1/2 के बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 के इंटू ए स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा अभी फॉर्मूला बताया मैंने। तो हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई √2 का हम स्क्वायर कर दें तो ये सिंपल 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। तो अब हमें यहाँ से पता लगा कि ये भी क्या है, हाफ ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। तो अब इनका अगर हम रेशो निकालें पोटेंशियल बटे काइनेटिक, तो रेशो हमें निकालना है पी अपॉन के का। तो पी भी सेम है, पी भी सेम है, और अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो अगर इसका रेशो हम निकालें तो रेशो आ जाएगा 1:1 दैट इज रेशो विल बी 1। ओके, तो रेशो क्या आ गई, रेशो आ गई 1। तो डी इज द आंसर। तो एक तरह से और इसमें हमें पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया हुआ है, जैसे इसमें t/8 दिया हुआ है, तो उस टाइम पे जब पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों बराबरी होती है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों बराबर होती हैं।